Morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying our chapter 10 colonialism and countryside. Our next topic is then come the cotton bloom, यानी आप सिंपल भी कॉटन बूम भी इसका नाम क्या है रख सकते हो। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि एक नया रैयतवाड़ी सिस्टम क्या है यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया था इंडिया के अंदर। तो उसके बाद क्या है जो सिचुएशन आती है, आप यहाँ पर सिचुएशन आती है 60 के आसपास। 60 के आसपास क्या है अमेरिकन सिविल वार के साथ क्या है इंडिया के अंदर क्या है कॉटन बूम आ जाए, यानी कॉटन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बूम का मतलब होता है एकदम से धमाका होना किसी चीज़ का, मतलब बहुत तेज़ गति से कोई चीज़ बढ़ना। तो इसलिए इसका नाम कॉटन बूम गया कि कॉटन की डिमांड इंडिया के अंदर एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो इन सब के कारण क्या ये सिचुएशन आई, ये सारी की सारी सिचुएशन अमेरिका से जुड़ी हुई थी। क्यों जुड़ी हुई थी इसके बारे में करते हैं। तो मेनली अगर 1860 तक की हम बात करें तो अमेरिका है 75% तक क्या है कॉटन वो किससे मंगवाता था, अमेरिका से मंगवाता था। यानी अमेरिका की कॉटन ही क्या है उसके लिए फेमस थी। यानी जितनी भी ब्रिटेन की कंपनियां वगैरह होती थी जो कॉटन्स के मतलब क्लोथ्स वगैरह बनाती थी वो सारे के सारे क्या है कहाँ से लेकर के आती थी अमेरिका से। 75% तक आप कह सकते। तो द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन क्लोथ्स वर वेरी मच वरीड अबाउट द डिपेंडेंट ऑफ द कॉटन ऑफ। तो सीधी सी बात कह सकते हैं कि वो सीधे के सीधे सिर्फ अमेरिका की कॉटन के ऊपर डिपेंड, ब्रिटेन में कोई कॉटन वगैरह ज़्यादा नहीं होती। दैट इज़ वाई दे ट्राइड टू फाइंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ कॉटन सप्लाई। तो इसलिए वो चाहते भी थे कि हमें इसका ऑप्शन मिले कि कल को अमेरिका मान लो कि बंद कर दे या अपने रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज कर दें कि सिचुएशन ख़राब हो जाए, तो उनको क्या चाहिए था, ऑप्शन चाहिए था। तो कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ब्रिटेन के द्वारा 1857 में ही क्या है कॉटन सप्लाई एसोसिएशन बनाया गया। यहीं से क्या है थोड़ी थोड़ी क्या है कॉटन की स्टार्ट हो जाती है कि इंडिया के अंदर क्या है कॉटन बनाया जाए। उसके बाद मैनचेस्टर कॉटन कंपनी 1859 के अंदर भी लगाएगी। ठीक है, आपने जैसे कि सुना होगा कि सूती कपड़े की जो है कॉटन की मिल्स है इंडिया के अंदर भी बॉम्बे के अंदर लगाई थी 1854 में। तो वो इन्हीं के कारण लगाई थी ब्रिटेन्स ने कि जो कॉटन की डिमांड है वो यहाँ से भी स्टार्ट की जाए, मतलब सिर्फ अमेरिका के ऊपर वो डिपेंडेंट ना रहे। तो दिस मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सो दैट देयर कंपनी कुड डेवलप। तो इसलिए क्या है कंपनी का एक ही उद्देश्य था, एक ही पर्पस था कि कंपनी के विकास के लिए कॉटन के ऑप्शन ढूंढना दूसरे। ठीक है, इसलिए वर्ल्ड के सभी जगह पर क्या है वो जहाँ भी उनकी कॉलोनीज थी वहाँ पर क्या है वो कपास की डिमांड, लेकिन इंडिया इनके लिए बेटर ऑप्शन था। आज भी आप देखते हो कि महाराष्ट्र और जो गुजरात के आसपास की मिट्टी है जिसको उस समय बॉम्बे बोला जाता था, यानी काली मिट्टी है, वो कपास के लिए काफ़ी अच्छी है। वहाँ का इन्वायरमेंट भी, वहाँ का क्लाइमेट भी, इसे यानी सारी कंडीशन कपास के लिए वहाँ पर बेटर थी। तो इंडिया इनके लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन था। इंडियन सॉइल एंड क्लाइमेट बोथ आर फेवरेबल द कॉटन कल्टीवेशन एंड द चीप लेबर वाज आल्सो अवेलेबल। इसके अलावा इंडिया के अंदर लेबर तो सदा से क्या है चीप रही थी, काफ़ी सस्ती थी, तो यहाँ पर उनको बेटर ऑप्शन मिला। तो इसलिए क्या है उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब तक क्या किया, सिर्फ स्टार्ट किया 60 तक वो धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे थे। जो ट्रेडर्स वगैरह थे उनको बोल रहे थे कि कपास, क्योंकि उस समय तक उनकी डिमांड पूरी हो रही थी अमेरिका से और रेट भी ज़्यादा हाई नहीं थे। लेकिन क्या होता है 1861 के अंदर अमेरिका के अंदर सिविल वार स्टार्ट हो जाता है, गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो एग्रीकल्चर वगैरह सब छोड़ दी जाती है लोगों के द्वारा, या विदेशों के अंदर जो व्यापार किया जाता है वो लगभग क्या हो जाता है बंद हो जाता है। तो इट क्रिएट ए वेव ऑफ पैनिक इन इंग्लैंड। इससे क्या है जो ब्रिटेन के ट्रेडर्स वगैरह थे या ब्रिटेन की जो कॉटन मिल्स थी उनके अंदर क्या है एक तरह का क्या है तहलका मच जाता है कि हमारी कॉटन कैसे पूरी होगी। तो इट क्रिएट कॉटन इम्पोर्ट टू अमेरिका फेल फ्रॉम मतलब 2 लाख बेल्स इन 1861 एंड 5,500 बेल्स इन 1862। बेल्स होती है जो कपास की गांठ होती है, ये मतलब एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, एक गांठ उसको बोलते हैं। तो ये कम से कम 2 लाख के आसपास 1861 के अंदर भेजी जाती थी, जो 62 में घट करके कितनी 5,500 कर दी गई थी। तो सो इंग्लैंड वांटेड टू इंक्रीज कॉटन एक्सपोर्ट इंडिया। तो इसलिए क्या है इंग्लैंड किसकी तरफ झुक गया, इंडिया की तरफ। यहाँ कपास की डिमांड बहुत होने लगी, यानी ट्रेडर्स को बोला गया कि आप कपास भिजोइए।
जो मनी लेंडर्स थे, साहूकार थे, उनको बोला गया कि आप किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कॉटन की एग्रीकल्चर करवाएं। तो किसानों को भी क्या है उस समय क्या है डिमांड ज़्यादा थी उसकी, क्या है तो वैल्यू कीमतें ज़्यादा मिली थी उनका, तो इस कारण क्या है वो भी इसकी एग्रीकल्चर के लिए यानी कॉटन की एग्रीकल्चर के लिए सहमत हो गए थे। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या है एक बूम कॉटन मार्केट के अंदर इंडिया के अंदर आ चुका था, यानी एक धमाका हो चुका था डेक्कन कंट्री साइड के अंदर। तो इट हैड ए पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द लाइफ हो, और उन्होंने क्या है किसानों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डाला। तो क्यों डाला ये आप देखिए, इम्पैक्ट ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। ड्यू टू द अमेरिकन सिविल वॉर इंग्लैंड वांटेड टू गेट द मच कॉटन एज पॉसिबल। तो सबसे पहले तो सिविल वार के दौरान क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो सिविल वार में क्या है द रेथ फाउंड एन असेस ऑफ द लिमिटेड क्रेडिट्स द एक्सपोर्ट मर्चेंट ऑफ बॉम्बे आर एडवांस, यानी कि जो अर्बन के साहूकार थे, जो ट्रेडर्स थे, वो एडवांस में पैसा दे रहे थे जमींदारों को, यानी 1 एकड़ तक उसमें 100 रुपये की भी काफ़ी होते थे, 100 रुपीज़ तक क्या है लोगों को क्या है लोन के लिए दी जा रहे थे कि आप क्या है कॉटन की एग्रीकल्चर दिए। साथ में कंडीशन रख रहे थे कि आपको लोन तभी देंगे कॉटन की एग्रीकल्चर आप करोगे, खेती करोगे और हमें ही बेचोगे। तो उनको 100 रुपये तक के एडवांस के अंदर दिए जा रहे थे। तो द साहूकार वार अर्गस टू गिव एक लॉन्ग टर्म, और उनको एक लंबी टर्म के लिए भी लोन दे रहे थे कि 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, इस तरह से। तो द बूम इन कॉटन डिड नॉट बेनिफिट ऑल द रेट, लेकिन इनकी जो कीमतें बढ़ी थी या जो कपास का बूम हुआ था इसका फ़ायदा क्या है किसानों को नहीं हुआ। इसका जो फ़ायदा हुआ था वो किसको हुआ था, रिच पीसेंट्स को हुआ था, या ए मेजोरिटी ऑफ द वेंट अंडर हेरिटेज, या उसको हुआ था जो ज़्यादा ऋण दे रहे थे, यानी आप कह सकते हो ताल्लुकदारों को, या आप कह सकते हो कि साहूकारों को, आप कह सकते हो मनी लेंडर्स को, या आप कह सकते हो ट्रेडर्स को इनका बेनिफिट है, रेत को नहीं होता। एज ए बूम इन कॉटन मार्केट लेस्टेड फॉर लॉन्ग इंडियन कॉटन मर्चेंट बिगिन, यानी इतना बढ़ चुका था कि अब इंडिया के अंदर जो ट्रेडर्स थे, चाहे वो ब्रिटेन के हो या इंडिया को, वो ये सोचने लगे कि हम पूरे वर्ल्ड की कॉटन की सप्लाई हम कर सकते हैं, यानी इतना उनके अंदर बूम हो चुका था, यानी परमानेंटली डिस्प्लेसमेंट चाहते थे वो यूएस की अपेक्षा इंडिया के अंदर। बट दिस कंडीशन चेंज इन 1865, लेकिन 1865 के अंदर, इसको अलग से भी ऑप्शन बोल सकते हैं कि 1865 के अंदर ये सिचुएशन चेंज हो जाती है, क्योंकि 65 के अंदर सिविल वार हो जाता है ख़त्म। अब इंडिया के अंदर क्या है सोयल तो कम है, और यहाँ पर क्या है खेती भी, उस समय भी टेक्नोलॉजी काफ़ी कमी थी। यूएसए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या था उस समय भी काफ़ी एडवांस हो जाता था। पब्लिक कम होने के कारण वहाँ क्या है जो काफ़ी बड़े एकर्स के अंदर इकट्ठी क्या है आज भी की जाती है, काफ़ी मतलब हज़ारों एकर्स के साथ क्या है काफ़ी कॉटन इकट्ठी की जाती है। तो इसलिए क्या है सिविल वार ख़त्म होते ही दोबारा से जो अमेरिकन है, इसके अलावा उनका रेशा भी ज़्यादा बेटर बताया जाता है अमेरिका, क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है। तो इन सब के कारण दोबारा से अमेरिका की क्या है कपास की डिमांड होने लगी। तो इससे इंडियन जो कॉटन थी उसकी डिमांड कम हो गई, यानी घट गई। डिमांड कम होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी, कीमत उसकी क्या हो गई कम हो गई। तो जो लोन वगैरह दे रखे थे उन्होंने क्या है इंटरेस्ट बढ़ा दिए, लोन तो उन्होंने दे ही रखे थे, तो उन्होंने क्या कर दिया इंटरेस्ट बढ़ा दिया, अपना ब्याज बढ़ा दिया, तो जिसके कारण रेत के ऊपर इसकी मार और ज़्यादा पड़ गई। यानी किसानों के ऊपर इनकी क्या कह सकते हैं कि मतलब वैल्यू तो पहले ही कम थी, उनकी इनकम पहले ही कम हो चुकी थी, इंटरेस्ट के रेट और बढ़ा दी गई। तो अब जो साहूकार थे उन्होंने इनको लेना भी स्टार्ट कर दिया था, और धीरे धीरे उनको ऋण के लिए मना भी कर दिया था। तो ये अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या है जो मनी लेंडर्स थे या उन्होंने क्या है इनको मना कर दिया, तो इस तरह से और इंटरेस्ट के रेट जो बढ़ा दिए थे, इस तरह से क्या है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या है एक कानून भी लेकर के आया जिसका लिमिटेशन ऑफ लॉ भी बोला जाता था, परिसीमन कानून जिसको बोला जाता है। तो उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।